हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि भारत का उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया, आप उस फैसले से असहमत हैं। अब आप क्या करते हैं? आप उसी सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हैं और उससे कहते हैं, महोदय आप जो फैसला दिया, आपका फैसला हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और इसीलिए अनुच्छेद 32 के तहत मैं आपके अपने ही आदेश के खिलाफ एक रिट चाहता हूं। सुनने में यह मामला कानूनी भूल भुलैया जैसा लगता है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने ठीक यही स्थिति उत्पन्न हो गई। सवाल यह नहीं था कि याचिकाकर्ता सही है या गलत है, सवाल यह था कि क्या संविधान की आत्मा कहे जाने वाले अनुच्छेद 32 का प्रयोग न्यायिक अनुशासन को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया नहीं, और इसके साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और कड़ी चेतावनी भी दी। आज हम समझेंगे उस बारीक रेखा को जो संवैधानिक उपचार और न्यायिक अराजकता के बीच में खींची गई है। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि अनुच्छेद 32 जो है वो एक अधिकार है या सुरक्षा कवच है। सबसे पहले तो यह समझिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय माना। महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिकों को अधिकार देता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो वे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकें। लेकिन यहां एक मामूली कानूनी सिद्धांत भी उतना जरूरी है, और वह है द कोर्ट इज द प्रोटेक्टर नॉट द प्रिपरेटर। महत्वपूर्ण यह है कि न्यायालय जो है वह मौलिक अधिकारों का रक्षक तो है, लेकिन प्रश्न यहां पर उठता है कि क्या न्यायालय अपना ही फैसला मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देख सकता है, और क्या उसे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट द्वारा चुनौती दी जा सकती है? क्योंकि इस मामले की मुख्य मांग थी मैंडमस की रिट, परमादेश की रिट। देखिए, परमादेश का तात्पर्य होता है हम आदेश देते हैं। यह किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को उसके कानूनी कर्तव्य, जो प्रेस्क्राइब्ड लीगल ड्यूटीज हैं, फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए जारी किया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ही क्या सुप्रीम कोर्ट की दूसरी पीठ को परमादेश जारी कर सकती है कानून के ऊपर? यह प्रश्न है, और कानून इसका उत्तर देता है कदापि नहीं। महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा कि इसमें कुछ सिद्धांत लागू होते हैं जो कि जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जानने जरूरी है। पहला है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है न्यायिक अंतिमता का सिद्धांत, फाइनलिटी ऑफ जजमेंट का सिद्धांत। देखिए, ये केस जो गया था वो जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ पे गया था, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को दोहराया कि अनुच्छेद 32 जो है वो कोई अपीलिएट रेमेडी नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी अंतिम नहीं होंगे तो मुकदमों का कभी अंत ही नहीं होगा। और इसी कानून में कहा गया है कि इंटरेस्ट रिपब्लिके यूसिट फिनिश इन लिथियम, यानी कि राज्य के हित में यह है कि विवादों का अंत किया जाए। एक महत्वपूर्ण अवधारणा है हॉरिजॉन्टल प्रेसिडेंट की। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ का फैसला पूरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाता है, और आप उसे उसी स्तर पर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट की चुनौती नहीं दे सकते। याचिकाकर्ता की मूल भूल यह थी कि उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्यायिक विफलता की तरह ट्रीट किया, और यह जुडिशियल हायरार्की और जुडिशियल डिसिप्लिन दोनों का ही उल्लंघन था। यहां पर जस्टिस नागरत्ना ने साफ संदेश दिया कि अनुच्छेद 32 अपीलीय उपचार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध रिट स्वीकार करने से न्यायिक प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। देखिए, महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा कि यूपीएससी के छात्र भी अक्सर पूछते हैं कि सर, अगर सुप्रीम कोर्ट से गलती हो जाए तो क्या कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है, लेकिन अनुच्छेद 32 वो रास्ता नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी वॉल दिया था कि आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं आर्टिकल 137 के अंतर्गत, आप पुनर्विचार याचिका डाल सकते हैं अनुच्छेद 137 के अंतर्गत, या फिर आप क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कि अंतिम और अत्यंत सीमित उपाय के तौर पर है। देखिए, जब नेचुरल जस्टिस का गंभीर उल्लंघन हुआ हो तो आप क्यूरेटिव पिटीशन का भी प्रयोग कर सकते हैं।
यहां पर ध्यान रखिएगा कि इन संवैधानिक रास्तों को छोड़कर सीधे रिट दाखिल कर देना प्रोसेस ऑफ लॉ का एक तरीके से उल्लंघन होता है और इसीलिए कोर्ट ने इस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से आपकी शिकायत पेटी नहीं है। महत्वपूर्ण रूप से यह भी समझिएगा कि इस जो निर्णय है जस्टिस नागरत्ना की बेंच का, वह बहुत व्यापक महत्व का है। यहां पर जुडिशियल डिसिप्लिन स्थापित किया जाता है, न्यायिक अनुशासन स्थापित किया जाता है कि न्यायपालिका का आत्मनियमन और संस्थागत सम्मान बना रहे। दूसरा, न्यायालयों की दक्षता पर भी निर्णय यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले से पड़े करोड़ों लंबित मामलों के बीच में अनावश्यक रिट न दाखिल की जाए, यह भी एक महत्वपूर्ण है। और तीसरा, अब्यूज ऑफ राइट यानी कि अधिकारों के दुरुपयोग से रोकने का मामला है, जहां पर मौलिक अधिकार को निरंकुश नहीं माना जा सकता, उनका प्रयोग संस्थागत गरिमा को गिराने के लिए आप नहीं कर सकते। तो मेंस के लिए यहां पर आपको एक लाइन याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एम्पावर सिटीजन्स नॉट डिस्टेबलाइज इंस्टीट्यूशंस, यानी कि संवैधानिक उपचार नागरिकों को सशक्त अवश्य बनाते हैं लेकिन संस्थाओं को अस्थिर नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 32 अंत में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट बिल्कुल संदेश जो है वह समझिए कि अनुच्छेद 32 से एक ढाल अवश्य है, वह तलवार नहीं है, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के खिलाफ तलवार की तरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसने इसे संरक्षित किया हुआ है। अधिकारों के प्रति सम्मान जरूरी है लेकिन प्रक्रियाओं की मर्यादा भी उतनी ही आवश्यक है। तो अब अंत में मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं जिसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी रिट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल लोक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, न्यायिक निर्णयों के विरुद्ध नहीं। सर्टुरी यानी उत्प्रेषण, परमादेश यानी मैंडमस, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस या क्यो वारंटो यानी अधिकार प्रेक्षा। आप जवाब कमेंट करके अवश्य दीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी दे देता हूं। वर्ष 2027 या 2028 के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे निर्माण बैच से जुड़ सकते हैं। हमारा निर्माण बैच एक बहुत ही यूनिकली फ्रेम्ड बैच है जिस बैच में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा कोर्स तैयार कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, राइटिंग प्रैक्टिस, डेली टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ जो प्री से पहले आपको प्रीलिम्स के अलग से रिवीजन प्रोग्राम, मेंस से पहले मेंस के रिवीजन प्रोग्राम, ये सब इसमें दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको एक मेंटोर अलॉट किया जाएगा जो आपकी समस्याओं को हल करने के लिए आपके साथ होगा, 24/7 अवेलेबल होगा और साथ ही साथ आपको कई सारी स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी जिससे आपको बहुत सारे फाइनेंशियल लाभ भी हो सकते हैं। और रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो हमारा एक यूनिक फीचर है जिसमें आपको दिल्ली में रह करके फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने का मौका दिया जाएगा, वो भी इस बैच के साथ आपको मिलेंगे। महत्वपूर्ण रूप से इन सारी सुविधाओं के बारे में डिटेल से जानने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना चाहिए या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर के हमारी डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं और 2027 या 2028 जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं उन बैचेस के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमारे बैचेस हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में अवेलेबल हैं। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण अगर आपको इन कोर्सेज की फीस में अच्छा डिस्काउंट चाहिए, बेहतर डिस्काउंट चाहिए तो आप पीके लाइव कोड इस्तेमाल कीजिएगा। यह कोड फैकल्टी कोड है जो कि आपको स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमारे बैचेस 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी 27 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके पहले आप इसे ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या डिस्प्ले हो रहे नंबर पर जाकर के क्लिक करके या कॉल करके भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।